नमस्कार। आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हम आपका बंटी इस उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं। गत तासिकाओं में हमने आपका बंटी इस उपन्यास में चित्रित विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उपन्यास की कथा को, उसमें चित्रित पात्रों को तथा उपन्यास के उद्देश्य को समझने की कोशिश की है। आज पुनः हम कुछ एक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उपन्यास की कथा की ओर बढ़ेंगे। गत तासिका में हमने इस बात का उल्लेख किया था कि माँ और पिता दोनों के साथ एक परिवार के रूप में रहने की इच्छा बंटी के मन में है, लेकिन माँ और पिता के आपसी मतभेदों के कारण उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। और अचानक एक दिन माँ का आकर कहना कि केवल तू मेरा बेटा है, पापा के विषय में सोचना अब छोड़ दे, बंटी को भीतर तक आहत कर देता है। लेकिन फिर भी माँ के आंसुओं को देखकर, माँ के चेहरे पर जो दुख है उसे महसूस करके बंटी यह निर्णय लेता है कि अब वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि माँ को दुख पहुँचे। अपने मन में ही यह निश्चय करता है कि अब वह पापा के विषय में नहीं सोचेगा, क्योंकि माँ के दुख का कारण पापा ही है। और अब यदि पापा माँ से कुट्टी कर लेते हैं तो वह भी पापा से कुट्टी कर लेगा। यहाँ पर भी बंटी की बाल मानसिकता उभर कर सामने आती है। 9 वर्ष की आयु में बंटी अपनी ओर से अपनी माँ को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, और इसी कोशिश में वह पहला कदम उठाता है कि अपने पापा द्वारा भेजे गए सारे खिलौनों को और अपने पापा की एकमात्र तस्वीर को भी वह अलमारी में बंद कर देता है। ऐसा करने पर बंटी को लगता है जैसे उसने अपनी माँ की ओर से अपने पिता के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी उसे अपने पापा की याद हो आती है, और वह पुनः इस बात को दोहराता है कि चाहे कुछ भी हो उसे पापा के विषय में नहीं सोचना है। इस प्रकार से बंटी अपनी माँ के साथ रहते हुए अपनी उम्र से अधिक बातों को सोचता है और उस समान निर्णय भी लेता है। इसी बीच शकुन अजय के विषय में सोचती है और यह निर्णय लेती है कि यदि अजय किसी अन्य महिला के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है तो उसे भी यह अधिकार है कि वह भी किसी अन्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसी दृष्टि से शकुन का डॉक्टर जोशी के प्रति, जो उसके मित्र है, अत्यधिक झुकाव बढ़ता चला जाता है। स्कूल की छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों में घर में जो कुछ भी घटित हुआ है उनके बीच रहते हुए बंटी ने अपना समय माँ के ही इर्द गिर्द रहकर या फिर माँ और पिता के विषय में सोचते हुए ही बिताया है। लेकिन अब मम्मी की तो छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई है, लेकिन वह क्या करे, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने में अभी और 3-4 दिन का समय है। इन छुट्टियों में घर में रहते हुए बंटी ने इस बात का अनुभव किया कि उसका जीवन कितना बोझिल हो गया है। यदि स्कूल शुरू रहता तो मित्रों के बीच समय बिताना कितना सरल हो जाता। और इन सभी अनुभवों के आधार पर बंटी को अपना जीवन बोझिल सा लगने लगता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग इस उपन्यास में आया है कि स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। बंटी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन मानो लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था, पर आज उसे अच्छा लग रहा है। केवल अच्छा ही नहीं बल्कि खूब अच्छा लग रहा है। सुबह सवेरे जब वह उठा तो केवल हवा में ताजगी नहीं बल्कि उसे अपने मन में भी एक ताजगी का अनुभव हुआ।
और वह स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। बंटी की आवाज़ से घर के तीनों कमरे मानो गूंज उठे और ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों से इस घर से जो बच्चा गायब था आज अचानक ही लौट आया हो। बंटी ने जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना बस्ता उठाया। बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर जाकर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़ने आई और फिर वापस लौट गई। बाहर खड़ा होकर बंटी अपना छोटा सा बंगला नुमा घर देख रहा है जो उसका अपना घर है और जो उसे बहुत अच्छा भी लगता है। तभी एकाएक ख्याल आया कि इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में, और जैसे ही उन प्रसंगों का स्मरण उसके मन में हो आया उसने जल्दी से अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली, मानो वह उन सारी घटनाओं को जैसे याद ही न करना चाहता हो। तभी दूर से बस आती हुई दिखाई दी। बंटी ने अपना बस्ता उठाया और बस के रुकते ही उसमें चढ़ गया। इस प्रकार से अब बंटी अपने स्कूल में जा रहा है। जैसे ही बंटी ने बस में प्रवेश किया, बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है कहते हुए कैलाश ने एक ओर सरक कर उसके लिए जगह बनाई, तो दूसरी ओर उसका मित्र विभू भी उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बस में बैठते ही बंटी का चेहरा अपने चिर परिचित चेहरों के बीच मिल गया। जैसे ही बस चली तो सारे बच्चे हंसते बतियाते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। जैसे बस किसी भाजी मार्केट के समान दिखाई देने लगी। कौन कौन कहाँ कहाँ गया था, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे कैसे मौज उड़ाई, जैसे अनंत विषय थे जिस पर सारे के सारे बात कर रहे थे। सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था, लेकिन बंटी क्या कहे, उसके पास कहने जैसा कुछ भी नहीं था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद कोई उससे भी पूछ रहा है कि उसने इन सारी छुट्टियों में क्या किया, लेकिन उसके पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जिसे वह अपने मित्रों के समक्ष बताता। सारे मित्र एक दूसरे से बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मेरे मामा ने इस बार मुझे 2 पहियों वाली साइकिल दिलाई है, तो कोई कहने लगा कि हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखकर आए हैं। तब अपने आसपास के बच्चों की बात सुनते हुए बंटी के मन में कहीं पापा द्वारा दिए गए खिलौने, कलकत्ता और कलकत्ते का काल्पनिक चित्र उभर आया। तभी किसी ने पूछा, क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो तू मसूरी घूम कर आया था। बंटी ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, और फिर से बाहर देखने लगा। पर बाहर सड़कों पर चलते हुए लोगों के बीच कभी उसे वकील चाचा दिखाई देते तो कभी अपनी माँ का उदास चेहरा, कभी पापा दिखाई देते तो कभी फूफी। उसके पास भी कितनी बातें हैं कहने के लिए, पर क्या वह सब कही जा सकती हैं? मान लो वह किसी को बता भी दे तो क्या कोई समझ सकता है? एकदम बड़ी बातें। यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया है। ये विभू, कैलाश, दीपक कोई समझ तो ले इन बातों को, पर अपनी समझदारी पर उसका अपना ही मन जैसे भारी भारी हो रहा है। बस जब स्कूल के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे, मानो किसी पिंजरे में से छूटकर अभी अभी आ रहे हैं। बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे से निकल कर आया है। बहुत दिनों बाद सामने स्कूल का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो बिल्कुल हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ वह दौड़ गया। गर्मियों का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो।
अब नई क्लास, नई किताबें, नई कॉपियाँ और इन सारे नए नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया और बिल्कुल प्रसन्न भी। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। जैसे ही घंटा बजता है, नए सर आते हैं, उसके बीच में खटाखट चीज़ें निकल आती हैं। किसी के पास प्लास्टिक के पजल्स हैं तो किसी के पास तस्वीरों वाली डायरी, किसी के पास 3 रंगों की डॉट पेंसिल और ज़रा दिखा तो यार बस 1 मिनट के लिए का शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता है। तभी बंटी अपने मित्रों से कहता है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा वाला मैकेनो है, इतना बड़ा कि स्कूल तो आ ही नहीं सकता। कलकत्ते से पापा ने भेजा है, यदि कोई घर आए तो वह दिखा सकता है। जैसे ही पापा का जिक्र किया वैसे ही अपने आप से किया गया वादा उसे याद हो आया और उसने पुनः मन ही मन दोहराया कि उसे पापा का जिक्र नहीं करना है। और इस प्रकार से बंटी अपने आप से किए गए वादे को निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। मम्मी अभी कॉलेज में है। उसके लौटने के 1 घंटे बाद मम्मी घर आती है। अब बंटी अपनी नई किताबें बताने के लिए फूफी के पास ही दौड़ता हुआ चला गया और कहने लगा कि एक बार इस बस्ते को उठाकर देखो। फूफी ने पूछा, क्या है इस बस्ते में? बंटी ने कहा, उठाकर तो देखो। और फूफी ने जैसे ही बस्ता उठाया कहने लगी, लो इतना भारी बस्ता, ये अब तुम इतना बोझा ढो ढो कर ले जाया करोगे? तुमसे ज़्यादा वज़न तो तुम्हारे बस्ते में ही है। और फूफी की इस बात को सुनकर बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उसने खट से अपना बस्ता उठाया और किसी सैनिक के समान 4-6 कदम चलते हुए फूफी से कहने लगा कि रोज़ ले जाना पड़ेगा, अभी तो कुछ किताबें बाहर ही हैं, क्योंकि 4th क्लास की पढ़ाई क्या यूँ ही हो जाती है? बहुत किताबें पढ़ने पड़ती है। और फिर एक एक किताब निकालकर बड़े ही आनंद के साथ फूफी को दिखाने लगा। यह हिस्ट्री की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री के राजा कहानियों के राजा नहीं होते, बल्कि एकदम सच्ची मुच्ची के राजा होते हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी सच होती है, जैसी बातें वह फूफी को समझाने लगा। बंटी को इस प्रकार से आनंदित देख, इस प्रकार से हंसता हुआ देख फूफी एक तक उसका चेहरा देखने लगी और फिर कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों के बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश, किसी दूसरा देश मैं नहीं जानती। मेरे लिए तो मेरा बंटी भैया ही राजा है। फूफी के इन शब्दों को सुनकर बंटी भी अत्यधिक आनंदित होता है। फूफी एकमात्र उसके जीवन की ऐसी व्यक्ति है जिसके सामने वह अपने सारे सुख दुखों को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है और फूफी भी उससे कुछ इस प्रकार से स्नेह करती है जैसे वह उसका अपना ही पुत्र हो। ऐसे विभिन्न प्रसंग इस उपन्यास में उभरते हैं, जिनके माध्यम से हम उपन्यास की कथा को सरलता के साथ समझते हुए उपन्यास के उद्देश्य को भी समझ सकते हैं। कल की तासिका में भी हम इसी प्रकार के कुछ प्रसंगों का उल्लेख करेंगे, जिनके माध्यम से बंटी की बाल मानसिकता, इस उपन्यास की कथा और इस उपन्यास के उद्देश्य को और भी अधिक अच्छी तरह से समझा जा सके। धन्यवाद।